हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है ब्रह्मांड। इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी जानकारी मिलने वाली है ब्रह्मांड के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हमारा लिखा है ब्रह्मांड, पहले इसको समझते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है। ब्रह्मांड का निर्माण असंख्य गैलेक्सियों के एक समूह से मिलने से बनता है। जहाँ पर अनंत गैलेक्सियां एक आपस में मिलती हैं, तभी हमारा ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्मांड के निर्माण में कई सारे सिद्धांत दिए गए, जिसमें से हमारा जो महाविस्फोटक सिद्धांत है, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, ये सबसे अधिक प्रचलित है। इसको किसने प्रतिपादित किया? यह 1894 से 96 के मध्य में प्रस्तुत किया जॉर्ज लेमेंटेयर ने। किसने प्रस्तुत किया? जॉर्ज लेमेंटेयर ने। उसके बाद रॉबर्ट वेगनर जी पुनः सिद्धांत को लेकर आए। 1967 में इस सिद्धांत को मुख्य रूप से लागू कर दिया गया। अब हम जानते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है, इसमें कितने तारे और कितनी गैलेक्सियां पाई जाती हैं। तो जो हमारा ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड में 1000 अरब गैलेक्सियां पाई जाती हैं। कितनी? 1000 अरब। और प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारे पाए जाते हैं। क्या पाया था? 100 अरब तारे। ये क्या है? गैलेक्सी। प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारे पाए जाते हैं, जिसमें से हमारा गैलेक्सी है आकाशगंगा, जिसको हमें पढ़ना है, और जिसमें से हमारा तारा है कौन सा? सूर्य, जिसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब हम जान लेते हैं आकाशगंगा के बारे में कि आकाशगंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि आकाशगंगा को जो हमारा गैलेक्सी है उससे और किस नाम से जानते हैं। तो उससे कहते हैं दुग्ध मेखला। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। क्या कहते हैं? मिल्की वे। जो हमारा आकाशगंगा है उसे दुग्ध मेखला कहते हैं या मिल्की वे कहते हैं। और आकाशगंगा से एक क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारी गैलेक्सी है उसका आकार कैसा है। वैसे तो गैलेक्सियों का आकार अलग अलग है, ठीक है। तो जो हमारी गैलेक्सी है उसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार। कैसा है? सर्पिलाकार। जो हमारी गैलेक्सी उसका आकार ऐसे करके है, सर्पिले आकार का है। अब इसको हम अच्छे से जानते हैं। ये हो गया हमारा ब्रह्मांड। इसके अंदर हो गई कई सारी गैलेक्सियां, और उसके अंदर हो गई हमारी गैलेक्सी, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। और उसके अंदर हो गया एक तारा, जो हमारा सूर्य है। ये क्या हो गया? सूर्य। अब सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य के कई सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, जिसमें से एक हमारा है पृथ्वी। दोबारा समझते हैं। ब्रह्मांड कई सारी असंख्य गैलेक्सियों से मिलकर बना है। उसमें से एक हमारी गैलेक्सी, जिसके हम वासी हैं, उससे आकाशगंगा कहते हैं। और उसमें एक छोटा सा तारा है सूर्य, जो हमारे सौरमंडल का केंद्र है। अब हम जानते हैं कि तारे, जैसे कि 100 अरब तारे हैं प्रत्येक गैलेक्सी में, तो इनका निर्माण कैसे होता है। अब हम समझेंगे कि तारों का निर्माण कैसे होता है। तो जितने भी तारे हैं उनका निर्माण होता है गैस और धूल कणों के मिलने से। जो तारे होते हैं वो गैस के गोले होते हैं। इनके अंदर गैस और धूल कण पाए जाते हैं। अब हम समझते हैं कि प्रकाश कैसे आता है। तो जो इन प्रकाश आता है वह आता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा इसमें प्रकाश आता है। अभी हमने समझा ही कि जो तारे हैं या गैसों से मिलकर बने होते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम। अब हम जानते हैं कि नाभिकीय संलयन क्या है। जब दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और साथ में ऊर्जा मुक्त करते हैं, उसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। जैसे कि दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं और साथ में क्या मुक्त करते हैं?
ऊर्जा मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं? ऊर्जा। इसी से तारों में प्रकाश आता है। इसको दोबारा अच्छे से समझते हैं। दो हाइड्रोजन ऐसे मिलकर दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और साथ में ऊर्जा मुक्त करते हैं। इसी से तारों में प्रकाश आता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में ना बदल जाए। ये तो होगी टेम्परेचर की बात कि जब तक संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में नहीं बदल जाता तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। अब हम समझते हैं कि जो तारे हैं अगर इनका कलर लाल और नीला है तो क्या होगा। अगर तारों का कलर लाल है तो वह मृत अवस्था में आ जाते हैं, मतलब उनमें ऊर्जा का निर्माण बंद हो जाता है। यदि तारों का कलर नीला है तो उसमें सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस समय वह अत्यधिक ऊर्जा मुक्त कर रहा है। इस समय जो तारे हैं अत्यधिक चमकीले हो जाते हैं। एक घटना होती है तारों में सुपरनोवा की घटना। यह घटना क्या होती है इसको हम समझते हैं। जो तारे हैं यह मृत अवस्था में आ जाते हैं तो इनमें विस्फोट होता है। उसी घटना को सुपरनोवा की घटना कहते हैं। अब इसको और आगे अच्छे से जानते हैं। तो सुपरनोवा की घटना है, इसमें कई तारे बड़े आकार के होते हैं। जो विस्फोट के बाद इनके अंदर एक होल सा हो जाता है, एक छीद्र सा हो जाता है जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता। उससे क्या कहते हैं? ब्लैक होल। और जो छोटे तारे होते हैं उन्हें कहते हैं न्यूट्रॉन तारा। ये तारे अत्यधिक तेजी से गति करते हैं। ये अपने स्थान पर अत्यधिक गति से घूमते रहते हैं, इसीलिए इसे न्यूट्रॉन तारा। और जो सुपरनोवा की घटना होती है उसके पश्चात जिन तारों के बीच में प्रकाश नहीं पहुंच पाता है उसे क्या कहते हैं? ब्लैक होल। ये तो हुई तारों के निर्माण के बारे में और ब्रह्मांड के बारे में। अब हम समझते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें कितने तारामंडल पाए जाते हैं। तो अब याद रखना, उसमें तारामंडल की संख्या कितनी होती है? तारामंडल की संख्या कितनी होती है? 88। कितनी होती है? 88। यदि एग्जाम में ऑप्शन 88 नहीं दिया है, उसमें 89 है तो ये भी सही है, क्योंकि कई सारी पुस्तक में 89 और कई सारी में 88 दिया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।